Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। काफ़ी कुछ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको बहुत चीज़ सिखाई है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटीज़ क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंस क्या होता है, और फॉर्मूले, मतलब ऑल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पार्ट 13, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम क्या लिखते थे, कापा, ठीक है। एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डेल्टा एम के अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस, ठीक है। कंसंट्रेशंस को बच्चों हम नॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। कंसंट्रेशन और मोलैलिटी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा बच्चों, ठीक है। आसान भी है, इजी भी है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार निकालने की, बड़ा आपको मज़ा आए, ठीक है, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और बताऊंगा आगे, दो टर्म निकालनी पड़ती है इसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे यहाँ कंसंट्रेशंस, ठीक है। बच्चों हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, एक्चुअली वो दो टर्म्स में बांटा गया है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने एक मेटालिक कंडक्टर पढ़ा है और हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ा है, ठीक है। बच्चों फिजिक्स के अंदर हम ज़्यादातर हम मेटालिक कंडक्टर को पढ़ा जाता है, बट जो हमारा केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों उसमें कुछ आयोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, उसके अंदर NaCl, KCl, आइदर ETC सॉल्यूशंस पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा आयोनिक सॉलिड होगा, आयोनिक सॉलिड फॉर्म में होगा, तो बच्चों क्या होगा, उसके अंदर फ्री आयंस नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसकी जो हमारे जो आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, एक्चुअली उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसके अंदर बच्चों हमारा कैटायन और एनायन जो है, अगर वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे, डिसोसिएट होंगे, तो क्या होगा, वाटर दिखाई नहीं देगा, वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा क्या, हमारा कैटायन और एनायन। दैट इज़ क्लियर। तो ये कहना क्या चाहता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना, अगर हमारा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो बच्चों किसके ऊपर, सॉलिड के फॉर्म में हो या हमारा मोल्टन फॉर्म में हो, ठीक है। आयोनिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम वाटर डिज़ोल्व करेंगे, आयोनिक और हमारा कैटायन है, अगर हम मान लो NaCl हुआ, KCl हुआ, अगर वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो बच्चों वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। डिसोसिएट होने की वजह से बच्चों वो क्या होगा, आयोनिक फॉर्म में आएगा, मतलब हमारे उसके जो आयंस होंगे वो आपको फ्री आयंस दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको फ्री आयंस दिखाई देने लग गया तो बच्चों हमारा क्या होगा, आपको कंडक्टिविटी भी दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, वो क्या है, हम बात करते हैं बच्चों कंसंट्रेशंस की, ठीक है। मान लीजिए बच्चों इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। कैसा कंसंट्रेशन है, क्या मैं इस कंसंट्रेशंस को चेंज कर दूं वाटर के अनुसार, तो क्या होगा, तो एक्चुअली जो चेंजिंग आएगी वाटर के अनुसार वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों हमारा जो इसका कंसंट्रेशन है किसका, NaCl, मतलब हमारा NaCl
इसके अंदर गिवन मास है, ठीक है। NaCl इसके अंदर गिवन मास है, किसके अंदर, कंसंट्रेशंस के अंदर, ठीक है। आप सभी को पता है जब हम मास निकालते हैं किसी चीज़ का, चाहे वो Na का हो या Cl का हो, तो एक्चुअली क्या लिखा जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशंस निकालेंगे, मतलब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, ठीक है। बच्चों हमारे पास इसका जो हमारा Na का गिवन मास है वो कितना है, 58.5 है, ठीक है। और पूरा जो हमारा NaCl है वो भी इसका मास 58.5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में हमें कितना मोलिकुलर मास लिया है इसका, मतलब 1 मोल हमने इसको लेकर चला है, ठीक है। तो 1 लीटर इसके अंदर हमने वाटर डिजोल्व किया है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इसकी मोलैलिटी में क्या डिफेक्ट आएगा, इसकी मोलैलिटी कितनी हो गई बच्चों, 1 मोल पर लीटर होगी, 1 मोल्स पर लीटर होगी, ठीक है, पर लीटर हो गई, ठीक है। ये तो 1 मोल ऑफ का कंसंट्रेशन है इसका, ठीक है। 1 मोल लेकर चले हैं हम, तब उसका कंसंट्रेशन इतना आया है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों अगर मैं इसके अंदर एडिड 1 लीटर वाटर और सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दूं तो इसके मोलैलिटी में कोई चेंज आएगा, कंसंट्रेशंस में कोई चेंज आएगा, वो भी आपको पता चलेगा। मान लीजिए 1 लीटर मैंने इसके अंदर और सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और सॉल्यूशन डाल दिया तो कितना होगा बच्चों, इसके NaCl का मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000, किसके ऊपर डिफेक्ट आएगा, इस 1000 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2000, ठीक है। 2000 लिख दिया, कितना आ गया हमारा, 0.5 मोल्स पर लीटर आ गया, ठीक है। देखो बच्चों केवल 1 लीटर सॉल्यूशंस डालने से इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसका जो हमारा मोलैलिटी है वो ओनली वाटर के अनुसार कितना चेंज आ गया, ठीक है। 1 मोल लेके चले तब इतना आया है हमारा, ठीक है। और उस 1 मोल के अंदर 1 सॉल्यूशंस लीटर के अंदर हमने 1 लीटर और वाटर डिजोल्व एडिड कर दिया तो उसके अंदर कितना चेंज आ गया, 0.5 मोल आ गया, ठीक है। दैट इज़ क्लियर, ये इतना आपको समझ में आया, ठीक है। हम आगे यही चीज़ पढ़ेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में एक्चुअली क्या फ़र्क है, एक्चुअली क्या डिफरेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशंस हम किसका पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम इलेक्ट्रोलाइटी का कंसंट्रेशंस हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ हम कंसंट्रेशंस के आगे इलेक्ट्रोलाइटिक का लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक्चुअली बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना आपको क्लियर हुआ, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन ऐड करने से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कितना चेंज हो गया, ठीक है। जो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इजी ट्रिक के अनुसार बताऊंगा। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, डिसोसिएट, आपको मैं लिखवा देता हूँ इसकी डेफिनेशन, डिसोसिएट कंप्लीटली then added into the water और solvent, ठीक है, वाटर और सोलवेंट, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसके अंदर कोई भी डिसोसिएट कंप्लीटली देन एडिड इनटू द वाटर और सोलवेंट, ठीक है। आगे क्या होगा, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बच्चों एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई पोटाशियम क्लोराइड है, ठीक है, KCl, अगर वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे उसको तो कैसे लिखा जाएगा, K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर हम KCl है, अगर इसके पास बच्चों 100 मोल्स हैं, ठीक है, 100 मोल्स है, तो वाटर में उसको ऐड किया जाएगा तब उसके कितने मोल्स होंगे। अभी तो इसके पास 100 है
ओनली KCl के पास 100 मोल है, ठीक है। तो इसके K पॉजिटिव के पास कितने मोल हैं? 0, इसके पास भी 0, ठीक है। अगर मान लीजिए KCl अगर आगे जाके इसके मोल ऐड कर देंगे तो कैसे ऐड होगा? मान लीजिए के पास हमारे पास 100 मोल्स हैं, ठीक है, Cl के भी पास 100 मोल्स हैं, मतलब दोनों डिसोसिएट होके यहाँ वाटर के अंदर जब ये मोल्स ऐड होंगे तो 100 के पॉजिटिव के मोल्स होंगे, ठीक है, और Cl नेगेटिव के भी 100 मोल होंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब हमें इसका क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएट, ठीक है, मतलब इसका अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, एसोसिएट भी लिख सकते हो और डिसोसिएट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम डिसोसिएट लिखेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना इनिशियल है डिग्री ऑफ डिसोसिएट का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, ठीक है। क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट कितने हैं बच्चों? 100 हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल कितने हैं? वो भी 100 है। तो कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अल्फ़ा हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएट कितना है? 1 है, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएट है, कितने डिसोसिएट कंप्लीटली कितने मोल्स को लेके चला है? ये 100 मोल्स के ऊपर लेके चला है, ठीक है। मैं बार बार ये 100 क्या कर रहा हूँ बच्चों, जब हम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएट निकालते हैं तो 100/100 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट अपॉन में टोटल, तो परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ बच्चों 100% निकालना पड़ेगा। तो कितना परसेंटेज आया इसका? 100% आ गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली देन एडिड इनटू द वाटर और सोलवेंट, जो भी हमारे वाटर के सोलवेंट होंगे उसके मोल्स होंगे, ठीक है। अल्फ़ा होगा, कितना परसेंटेज पे निकाला जाएगा? 100% पर निकालना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर कि बच्चों हमारा अल्फ़ा कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। ये तो बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पॉइंट, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? थोड़ा सा अंतर है बच्चों और कुछ चीज़ नहीं है इसके अंदर, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर तो बच्चों हमारा डिसोसिएट होता था वाटर और सोलवेंट, ठीक है। अब कंप्लीटली इसमें क्या है, इसके अंदर आपको वाटर और सोलवेंट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे कि डू नॉट डिसोसिएट completely then are added in water any solvent। दैट इज़ क्लियर। डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई, मतलब आपको वाटर और सॉल्वेंट के जो भी डिसोसिएट कंप्लीटली हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल लेके चले हम, जैसे CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड, इसको इथेनॉल एसिडिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, जब इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है तो बच्चों आपको पता है ये एसिडिक एसिड 2 फॉर्म में डिसोसिएट होता है, ठीक है। एक तो हमारा H पॉजिटिव प्लस में CH3COO नेगेटिव, ठीक है। वही फर्स्ट वाला प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। अगर मैंने इसके अंदर 100 मोल को अप्लाई किया है, ठीक है, 100 मोल्स इसके अंदर डाले हैं तो यहाँ 0 होंगे, ठीक है। यहाँ से बच्चों यहाँ कन्वर्ट करूँगा मैं मोल्स, तब कितने होंगे? देखो 100 मोल में से ओनली इसके 10 मोल्स एक्यूरेट किए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ इसके मोल्स कितने होंगे? 10 और 10। दैट इज़ क्लियर। मतलब ये डू नॉट डिसोसिएट, मतलब आपको कंप्लीटली डिसोसिएट वाटर और सॉल्वेंट को नहीं दिखाई देंगे पड़ेंगे,
ठीक है। अब इसका अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10 है, टोटल कितने मोल्स लिए हैं हमने 100, तो कितना आ गया बच्चों 0.1, मतलब इसका अल्फ़ा है हमारा 0.1 निकल के आया है। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका अल्फ़ा = 10% इसका निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो आपको एनसीईआरटी की बुक में बच्चों पैराग्राफ के थ्रू आपको 1 बाय 1 चीज़ आपको दिखाई देंगे, वहाँ आपको एक ग्राफ भी दिखाई देगा। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं होगा ये टॉपिक, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा पूरा टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों आप हाइपर मत होना कि सर क्या करा रहे हैं। बच्चों मैं आपको ये टॉपिक स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, मतलब बेस से मैं उठाऊँगा, ठीक है, और आखिर तक लेके जाऊँगा, ताकि आपको अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है और हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी सॉल्यूशन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी सॉल्यूशन है। क्या मैं इसके कंसंट्रेशंस में गड़बड़ कर दूं? क्या बोला मैंने? इन दोनों का सॉल्यूशन है मेरे पास, क्या मैं इसके कंसंट्रेशंस में कोई छेड़खानी कर दूं? बिल्कुल कर दो। कैसे करोगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। बच्चों इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं आपको डिफाइन करूंगा। क्या इसके DOD में चेंज आएगा? ठीक है, DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएट। ठीक है, ये भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक चैम्बर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उसके अंदर बच्चों मैंने 1 लीटर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। 1 लीटर इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया और सॉल्यूशन डाल दिया बच्चों NaCl का। ठीक है, जब ये NaCl डिसोसिएट करेगा, जब ये NaCl वाटर के अंदर ऐड होगा, तो पता है आपको Na पॉजिटिव मतलब Cl नेगेटिव मतलब कैटायन और एनायन इसके अंदर डिजोल्व होंगे। ठीक है, अब आगे क्या होगा, क्या 1 लीटर इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया है, सॉल्यूशन मैंने NaCl डाला है, क्या इसके DOD में चेंज आएगा? वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने 1 लीटर वाटर ऐड किया है इसके अंदर, क्या इसके अल्फ़ा मतलब DOD में चेंज आएगा? इसका अल्फ़ा भी 1 होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले निकाला था कि 1 लीटर वाटर जब हम निकालते हैं 1 लीटर के लिए, तब उसका जो DOD है वो 1 आता है। ठीक है, परसेंटेज में अगर हम निकालें तो इसका 100% आता है। ठीक है, ओके, एक इतनी बात आपको क्लियर हुई। सेकंड बात, क्या मैं इसके अंदर और वाटर को डिज़ोल्व कर दूं, क्या इसके DOD में चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। मैंने इसके अंदर और डाल दिया, मतलब 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो टोटल लीटर कितने हो गए वाटर? 2 हो गए। आप तो ये तो नहीं कह सकते हो बच्चों कि इसकी DOD 200% हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, इसके वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं आएगी, चाहे आप इसके अंदर कितना ही पानी डाल दो। ठीक है, चाहे आप इसके अंदर कितना भी पानी डाल दो। मान लीजिए मैंने इसमें 1 मोल लेके किया है। ठीक है, 1 मोल को अगर मैं इसके अंदर वाटर के अनुसार ऐड कर दूं तो इसका भी 1 मोल आएगा, इसका भी 1 मोल आएगा। NaCl का मोल तो बचा ही नहीं, वो तो इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप इसके अंदर कितना भी पानी डाल दो, इसकी जो DOD है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे कि नो इफेक्ट ऑन DOD मतलब अल्फ़ा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएट, नो इफेक्ट ऑन DOD ऑफ इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट इज ए डन। ओके, इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको बताऊंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या DOD में चेंज आएगा, क्या इसके कंसंट्रेशंस में कोई चेंज आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट है बच्चों हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इसके अंदर क्लास 11th में आपने ओसवाल्ड लॉ के नाम सुना होगा, उसके अंदर हम पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जैसे ही मैंने एक चैम्बर लिया है, उसके अंदर मैंने फर्स्ट बार तो लिया है एक बार 1 लीटर वाटर, ठीक है, जो उसका सॉल्यूशन है क्या है CH3COO मतलब एसिडिक एसिड, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस में CH3COO नेगेटिव, ठीक है। अगर इसके अंदर बच्चों मैंने 100 मोल्स लिए हैं, ठीक है, जब इसके वाटर में ऐड करूँगा 100 मोल्स तो क्या होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 100 माइनस 10, तो इसमें भी 10 मोल्स, इसमें भी 10 मोल्स, दो इसकी अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आती है, वो आती है 0.1, मतलब जो इसका DOD है वो कितना आ गया 0.1 आ गया, ठीक है। अगर आप कहोगे सर इसके अंदर हम 1 लीटर वाटर और ऐड कर दें तो टोटल लीटर कितने हो गए, 2 लीटर वाटर हो गए, ठीक है। 2 लीटर वाटर होने की वजह से, ठीक है, तो इसका DOD में भी इफ़ेक्ट आ गया, मतलब इसका DOD इंक्रीज़ होने लग गया। कैसे, 2 लीटर लिया 100 माइनस 20 तो 20 मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.2, मतलब क्या हो रहा है इसकी DOD में क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके अंदर और ज़्यादा वाटर ऐड करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे उसकी DOD इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है। अगर DOD इंक्रीज़ होती चली जाएगी तो इसके फ्री आयंस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे कि ऑन डाइल्यूट DOD ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज़, मतलब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएट वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज़ होने की वजह से, मतलब DOD इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी फ्री आयंस भी इंक्रीज़ हो रही है। दैट इज़ क्लियर। ओके बच्चों, आपको मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट समझा दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझा दिया, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन है मेरे पास, उसके DOD में कैसे चेंज आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंडक्टेंस अगला टॉपिक है हमारा। कंडक्टेंस को बच्चों इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा एक टॉपिक है कोलोज लॉ, उसको अच्छे से समझने से पहले हम कंडक्टेंस के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट है बच्चों इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊँगा। इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं G से, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस डायरेक्टली नंबर ऑफ फ्री आयंस, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा, मेरे पास एक चैम्बर है, ठीक है, वो चैम्बर है हमारे पास AB, उसके अंदर मैंने वाटर डाला है, ठीक है। AB के अंदर मैं वाटर को ऐड करूँगा तो कैटायन और एनायन का रूप ले लेगा, ठीक है, A पॉजिटिव प्लस में B नेगेटिव, तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव हमारा ये है, ठीक है। इतना आपको एक्सप्लेन हुआ। अब क्या है बच्चों, इस वाटर के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, लेस, मतलब लेस क्वांटिटी पे इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अगर बच्चों इसका वॉल्यूम लेस होगा तो इसके कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बताओ ज़रा, इसके कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इतना ही वाटर के अनुसार हमारे पास A पॉजिटिव और B नेगेटिव है, क्या ये B नेगेटिव इधर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या, यहाँ तो वाटर है ही नहीं, या ये तो मूव कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर वाटर का जो वॉल्यूम है वो लेस क्वांटिटी पर है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी पर है, लेस क्वांटिटी पे है, ठीक है। क्या इसके वैल्यू पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये 1 मोल लेके चला है मैंने, ठीक है। कंडक्टेंस है, वाटर इसका वॉल्यूम है वो लेस है, इसको हम मूव कैसे करेंगे वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा B नेगेटिव और यहाँ से लेकर ये जाएगा A पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में बच्चों क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब FOA लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बच्चों इसका जो कैटायन है और एनायन है विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। एक बात और, क्या मैं इसके अंदर और वाटर डाल दूं, क्या इसके कंडक्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंडक्टेंस पर इफ़ेक्ट ना पड़ते हुए इसके वॉल्यूम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर वाटर और ऐड कर दिया, मतलब फुल कर दिया है, इसका टैंक मैंने फुल कर दिया है, ठीक है। तो B नेगेटिव है बच्चों,
ये यहाँ जाके फिट हो गया, मतलब ए पॉजिटिव यहाँ है और बी पॉजिटिव यहाँ है, मतलब मूव कर गया ये वाटर डालने से। ठीक है, क्या इसकी क्वांटिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं बच्चों, इसका हमने क्या किया है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको मैंने और इंक्रीज़ कर दिया है, बट इसका जो 1 मोल्स के लिए ऊपर लेके चले हैं वो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आ गया बच्चों? ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से कैटायन और एनायन आर सेपरेटेड, मतलब कैटायन और एनायन सेपरेट होने लग जाएंगे आपस में। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा ए पॉजिटिव को और बी नेगेटिव को। ठीक है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होगा? वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे कि ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी डाइल्यूशंस की वजह से, क्योंकि इसके अंदर मैंने वाटर और ऐड किया है। ठीक है, और देयरफॉर कैटायन और एनायन आर सेपरेट होने लग जाएंगे, आपस में सेपरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इनके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। ओके, इतना बड़ा लाइन लिख दी मैंने, क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, बट FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। ठीक है, क्या हो गया? वाटर ऐड किया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, कैटायन और एनायन को सेपरेट स्पेस मिल जाएगा, सेपरेट होने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा, बट इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होने की वजह से हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि ईज ऑफ मोबिलिटी ऑफ इंक्रीज, इसकी मोबिलिटी भी इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हंस कंडक्टेंस इंक्रीज, इसका जो कंडक्टेंस है बच्चों वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस को बच्चों हम नंबर ऑफ फ्री आयंस भी लिख सकते हैं और इसको एक डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं कि इज विद विच द फ्री आयंस कैन मूव। ठीक है, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री आयंस होंगे तो फ्री आयंस बच्चों कहीं भी मुड़ सकते हैं, दाएं मुड़ सकते हैं, लेफ़्ट मुड़ सकते हैं, मतलब कहीं भी मुड़ सकते हैं इसके फ्री आयंस। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ लेस कैसे आया? वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, मैं चला गया बच्चों भीड़ वाले जगह में, मतलब ट्रैफिक की जगह में मैं चला गया बाइक को लेकर। जो उसकी स्पीड है बाइक की, क्या वो भीड़ वाले रास्ते में उतनी ही स्पीड पे चल पाएगी मेरी बाइक? क्या मेरी बाइक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ठीक है, मेरी बाइक की स्पीड बच्चों कम हो जाएगी ट्रैफिक की वजह से। तो यहाँ बच्चों क्या है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव इतने ही वाटर के अनुसार सेपरेट होने की वजह से इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ लेस क्वांटिटी पर है। इतना आपको समझ में आया? दैट इज़ क्लियर। हमारा कंडक्टेंस जो एक छोटा सा टॉपिक है वो भी फाइनल हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछो कि हमारे जो कंडक्टेंस है, ठीक है, क्या वो फ्री आयंस होते हुए भी क्या उसकी कंडक्टिविटी या मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या बढ़ पाएगी? यस, बढ़ पाएगी। इसका कंडक्टेंस बढ़ पाएगा। ठीक है, किसकी वजह से?
डाइल्यूशंस की वजह से, मतलब वाटर ऐड करने की वजह से इसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया है बच्चों। क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। दैट इज क्लियर। आपको समझ में आया? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बच्चों हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, कंडक्टेंस आपको पता चल गया क्या था। अब नेक्स्ट है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा मोलर कंडक्टिविटी और कापा कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम कापा के अनुसार डिनोट करते थे। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो भी इसकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, जो भी इसके अंदर फ्री आयंस होंगे, ठीक है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आप पहले बताओ कि कंडक्टेंस क्या होता। कंडक्टेंस डायरेक्टली फ्री आयंस था। ठीक है, इसमें हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, जो भी इसकी कंडक्टिविटी है, इसके अंदर जितना भी फ्री आयंस होगा, जितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वजह से इसकी जो कापा की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, कापा की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, उसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो आप बच्चों अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, ताकि आपको समझ आ सके कि वेरिएंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और कापा कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बच्चों कि कंडक्टेंस ऑफ फ्री आयंस प्रेजेंट ए 1 ml सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास कंडक्टेंस है, उसके अंदर जो फ्री आयंस है, फ्री आयंस होते हुए भी उसके अंदर जो प्रेजेंट है क्या सॉल्यूशन 1 ml। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, या मेरे पास एक चैम्बर है, आप बोल सकते हो, बॉक्स बोल सकते हो, ठीक है, बिकर भी बोल सकते हो। ठीक है, उस बिकर के अंदर बच्चों मैंने ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया। और उसके अंदर बच्चों 2 कैटायन प्रेजेंट है और 2 एनायन प्रेजेंट है। मतलब A पॉजिटिव, B नेगेटिव और B नेगेटिव। मतलब 1 ml के अंदर कितने फ्री आयंस प्रेजेंट है? 4 फ्री आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन। मतलब 1 ml सॉल्यूशंस के अंदर बच्चों 4 फ्री आयंस इसके अंदर। ऑन डाइल्यूट नंबर ऑफ फ्री आयंस ml डिक्रीजेज एंड हंस कंडक्टिविटी इज ऑल्सो डिक्रीजेज। किसकी वजह से डिक्रीज हुई है? डाइल्यूशंस की वजह से। ठीक है, मतलब जितना जितना इसके अंदर डाइल्यूशंस जाएगा, मतलब वाटर ऐड होगा, उतनी हमारी कापा मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि कंडक्टिविटी क्या थी हमारी। ठीक है, इतना आप इसमें उतारो, समझो। ठीक है, आगे मैं आपको कराऊंगा, अभी बचा हुआ है टॉपिक। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों मैंने पढ़ाया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या अंतर था। बच्चों इसके अंदर तो हम 1 ml सॉल्यूशंस देखते थे कितना आता है, ठीक है, और इसके अंदर हम देखते थे कि 1 मोलर सॉल्यूशंस कितना आता है। मतलब मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोलर और कंडक्टिविटी के अंदर 1 ml सॉल्यूशंस कितना आया है। ठीक है, तो इसको कैप मोलैलिटी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलैलिटी। ठीक है, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ठीक है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट है और गिवन मास ऑफ मोलिकुलर मास है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा 1000 अपॉन में गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1000 बाय मोलैलिटी। ठीक है, इसको बच्चों हम एक फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो बुक के अनुसार दे रखा है कि कैप m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मतलब कापा मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इस चीज़ को हम किससे लिख सकते हैं? वॉल्यूम से लिख सकते हैं, मतलब v। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है मोलर कंडक्टिविटी का। वो क्या है? कैप m इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई वॉल्यूम। दैट इज़ क्लियर।
ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इफ़ डाइल्यूट इज़ इंक्रीज, ठीक है, अगर हम डाइल्यूट को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब कंडक्टिविटी कापा, वो भी इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी इज़ आल्सो इंक्रीजेज होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारा डाइल्यूट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा कंडक्टिविटी और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज़ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। हमारा बच्चों ये जो टॉपिक है वेरिएंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का, ये थोड़ा सा ही पार्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है एनसीईआरटी की बुक में, उसके थ्रू मैं आपको अब आगे चलूँगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।